अर्जेंटीना में लैंड करा दिया जाता है और फिर ठीक अगली सुबह 13 अक्टूबर के दिन करीब 2:18 पर उड़ान फिर से शुरू होती है। पायलट्स का अनुमान था कि मौसम अब साफ हो चुका है और फ्लाई किया जा सकता है। अगले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक से इसके बाद प्लेन का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। प्लेन सैंटियागो यानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के करीब तो था, लेकिन वो इस वक्त पहाड़ियों में संघर्ष कर रहा था, क्योंकि इन पहाड़ियों के ऊपर से उड़कर ही पहुंचा जा सकता था। अचानक से प्लेन टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। तभी अचानक से बादल चारों तरफ से उस प्लेन को घेरना शुरू कर देते हैं। बादलों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक प्लेन के अलार्म्स ऑफ हो जाते हैं और वार्निंग लाइट्स फ्लैश होने लगती हैं, लेकिन हर कोई इस चीज को बस इग्नोर कर देता है। थोड़े समय बाद बादल साफ होते हैं और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक बहुत बड़ी चट्टान रास्ते में एकदम सामने खड़ी थी। प्लेन लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और इतने स्पीड में प्लेन को किसी भी एंगल पर रोटेट करना बहुत मुश्किल था। इसलिए पायलट ने प्लेन को ऊपर की तरफ उठा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट का पिछला हिस्सा उस चट्टान से टकरा जाता है, जिससे पीछे के 2 रो में बैठे यात्री बाहर उड़ जाते हैं और थोड़े समय बाद प्लेन का जो लेफ्ट विंग था वो भी चट्टान से टकराता है और टूट जाता है। इसमें भी 3 पैसेंजर बाहर उड़ जाते हैं। इसके बाद प्लेन करीब 1 किलोमीटर तक उड़ पाता है और फिर आखिरकार क्रैश कर जाता है एंडीज की पहाड़ियों पर, जो कि करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। प्लेन का कॉकपिट यानी जहां पायलट्स बैठते हैं वो चकनाचूर हो जाता है। दोनों पायलट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अच्छी बात यह थी कि इतने भयानक क्रैश के बाद भी 45 में से 33 लोग बचे हुए थे, वो अभी जिंदा थे। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है इन सर्वाइवर्स का असली सफर। एक ऐसा दर्दनाक सफर जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग क्रैश से तो बच गए थे, लेकिन ज्यादातर लोग घायल हो चुके थे और पता चलता है कि जो उनका रूट प्लान किया गया था उससे वो करीब 80 किलोमीटर दूर थे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि आगे इनके साथ क्या होगा। 2 सर्वाइवर्स, एक 19 साल का लड़का रॉबर्ट और 20 साल का लड़का गुस्टावो सही सलामत थे। इन्हें मामूली चोटें आई थी। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स थे, इसलिए इन्होंने चेक करना शुरू किया कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। इसी बीच एयर रेस्क्यू की टीम इस गुमशुदा फ्लाइट 571 की खोज में लग गई। अब तक गहरी काली रात हो चुकी थी, इस वजह से अब इस फ्लाइट को खोजना और मुश्किल था। बचे हुए 33 पैसेंजर्स इस उम्मीद में थे कि आखिर किसी भी तरह वो लोग रेस्क्यू तो जरूर कर लिए जाएंगे, बस किसी तरह आज की रात काटनी है। ठंड -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी थी और अनलकीली 5 पैसेंजर्स इस ठंड को नहीं झेल पाए और उनकी जान चली गई। अब बच गए करीब 28 यात्री। उस रात ठंड से बचने के लिए पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट की टूटी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ वुडन क्राफ्ट्स जो उस क्रैश में बिखरी थी उनसे खुद को कवर करते हैं। अगली सुबह दर्जनों एयरक्राफ्ट इस मिसिंग फ्लाइट के इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी के हाथ कुछ नहीं लगता है। अब क्योंकि पूरा प्लेन ही खत्म हो चुका था तो किसी तरह का कम्युनिकेशन भी नहीं किया जा सकता है। क्रैश के बाद आज का दूसरा दिन था और बचे हुए पैसेंजर बहुत ही पेनफुल मोमेंट जी रहे थे। अब प्यास से सबकी जान जा रही थी। इसी बीच एक तेज दिमाग लड़का आइस के टुकड़ों को सोलर कनेक्टर से कंसंट्रेट करके पिघलाता है, जिसे बोतल्स में भरकर आखिरकार पानी में बदल लिया जाता है। पैसेंजर्स ने बहुत कोशिश की किसी भी तरह से रेस्क्यू टीम तक सिग्नल भेजने की। एयरक्राफ्ट के ऊपर बड़ा सा क्रॉस का निशान बनाया। कम्युनिकेट करने की हजारों कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस सफर का वो अंदाज जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लगभग 8 दिन बाद सर्च और रेस्क्यू टीम ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और इस बात को मान लिया कि अब उस मिसिंग फ्लाइट को खोजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 8 दिन तक ऐसे बर्फ में रहकर जीना, वो भी बिना खाए पिए, नामुमकिन है। तो अब ढूंढ कर भी कोई फायदा नहीं है। इसी तरह 11 दिन बीत चुके थे और अब उनकी हालत भूख से खराब हो रही थी। उनके पास कुछ चॉकलेट बार, 2-3 जैम की बोतल, पीनट और कुछ बोतल शराब थी जो उन्हें प्लेन के अंदर से मिली। वो हर दिन बहुत कम खाते ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त तक सरवाइव कर सके, लेकिन इतना काफी नहीं था। आसपास दूर दूर तक कोई पेड़ या जानवर जैसा कोई सोर्स मौजूद नहीं था। जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई और जब ये सहन नहीं हो सकती थी, तब लोगों ने मजबूरी में प्लेन के पार्ट्स खाने शुरू कर दिए अपने भूख को मिटाने के लिए। और तो और लोग अपने मरे हुए साथियों की लाश को खाने लगे, क्योंकि भूख से मरने वाला शख्स आखिर में कुछ नहीं देखता। धीरे धीरे कुछ और भी लोग मरना शुरू हो गए और आलम कुछ ऐसा हुआ कि अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। एक 18 साल का जवान लड़का जिसका नाम कार्लोस था, उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे सिलाई करना सिखाया था। वो हमेशा अपने साथ सुई धागा और कई सारे सामान कैरी करके चलता था, जिससे उसने एक स्लीपिंग बैग भी बनाया। उससे लोग ठंड से थोड़े बच पा रहे थे। इस क्रैश को हुए अब 2 महीने बीत चुके थे। 3 बहादुर आदमी पराडो, कनेसा और विजिंटिन सामने आते हैं और वो इस ग्लेशियर को लांघकर आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं, इस होप में कि शायद कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। उन्हें रास्ते का कोई पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि यहाँ से वेस्ट की डायरेक्शन में चले आएगा जहाँ उन्हें जाना था, लेकिन इसके लिए उन्हें ये पहाड़ लांघना होगा।
उन्हें लगा शायद 2 से 3 दिन तक लगातार चढ़ना होगा, इसलिए उन्होंने 2-3 दिन का मीट पैक कर लिया, जो कि उनके साथियों की ही लाश का था। और बिना किसी स्किल और एक्सपीरियंस के उन्होंने ट्रैकिंग शुरू कर दी। उन्होंने 3 स्वेटर्स और 4 टी-शर्ट कुछ इस तरह से पहने थे ताकि ठंड से किसी तरह वो बच सकें। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ऊंचाई पर जाने के बाद हवा पतली हो जाती है, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर वो रुके नहीं, बस आगे बढ़ते रहे। हर रात वो तीनों एक स्लीपिंग बैग में चिपक कर सोते ताकि ठंड न लगे, और इस थकावट को अगली सुबह भूलकर वो दोबारा से ट्रैकिंग पर निकल जाते। 3 दिन बीत चुके थे और अब चौथे दिन की सुबह थी। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पास अब इस वक्त ना के बराबर खाना बचा था। तारीख थी 15 दिसंबर, और इस वक्त तक उन्हें एहसास होता है कि जितना खाना ये पैक करके लाए थे ये बहुत कम पड़ने वाला है, क्योंकि सफर अभी बहुत लंबा था। तो खाने की कमी की वजह से विजिंटन वापस क्रैश साइट पर जाने का फैसला करता है। एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ सीट विजिंटन के पास था। इससे स्लाइड करता हुआ वो महज 1 घंटे में उस क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। आप सोच सकते हो, जहां तक की चढ़ाई में 3 दिन लग गए, वहां से फिसलकर वो सिर्फ 1 घंटे में वापस पहुंच गया। दूसरी तरफ पराडो और कनेसा वहां से आगे बढ़ते हैं। करीब 3 घंटे बाद वो माउंटेन के पीक पर पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें एक वैली दिखाई दे रही थी। वो लोग वैली तक पहुंचे और आगे उस वैली से एक नदी दिख रही थी। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि नदी के आसपास कोई ना कोई कम्युनिटी जरूर होती है। बस इसी उम्मीद से वो उस नदी की तरफ बढ़ते रहे, और करीब 9 दिन की लगातार ट्रैकिंग के बाद करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करके 20 दिसंबर के दिन फाइनली उन्हें कोई इंसान दिखा। उन्होंने 3 आदमियों को घुड़सवारी करते देखा। उन्होंने खूब आवाज लगाई, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से एक ने इन दोनों को देख लिया। अगले दिन वो 2 बार आया और एक कागज और पेंसिल को पत्थर में लपेटकर नदी के दूसरी तरफ फेंका, जिससे पहली बार उन्हें अपना मैसेज उन तक पहुंचाने का मौका मिला। इन्होंने उस पेपर में लिखा कि वो उस फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के ट्रेवलर्स हैं जो 2 महीने पहले गायब हो चुकी थी। वो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और उनके कुछ साथी अब भी मदद की उम्मीद में हैं। उनकी मदद जल्द से जल्द नहीं की गई तो वो मर जाएंगे। वो घुड़सवार पैराडो कैनेसा को अपने घोड़े पर बैठाकर यूरुग्वे के हेडक्वार्टर्स तक लाते हैं, जहां से मिलिट्री तुरंत उस मिसिंग फ्लाइट के क्रैश साइट पर उन बचे हुए ट्रेवलर्स को बचाने निकलती है और फाइनली लोगों को बचा लेती है। किसी को भी इस घटना पर यकीन नहीं था कि इंसान इस हद तक का भी संघर्ष झेल सकता है। बचे हुए 16 पैसेंजर्स काफी बुरी हालत में जरूर थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। दोस्तों, इस कहानी को जब मैंने खुद पहली बार पढ़ा, मेरे दिमाग में कमाल की मोटिवेशनल लाइन आई, और वो ये थी कि जहाँ पर चाह है वहाँ राह है। इस कहानी से कई चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मेनली 2 चीजों की बात करूं तो वो होंगी, पहले कि इंसान को हमेशा अपने औकात से ज्यादा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि यही उन्हें आखिर में बचा लेता है। अगर पराडो और कनेसा ने अनइमेजिनेबल एक्शन नहीं लिया होता तो 16 जाने मुफ्त में चली जाती, चाहे सामने कितना भी बड़ा इम्पॉसिबल चैलेंज हो। अगर तुम्हारे हिस्से में आया है तो उसे हराने के लिए मर जाने तक वाली मेहनत और संघर्ष होना चाहिए। दूसरी सीख जो मैं कहूंगा कि एक इंसान को कफन बांधकर जिंदगी जीनी चाहिए। वो लाइन तो आपने सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बस यही वाली बात है। अगर सिर पर भगवान का हाथ है तो डरने वाली क्या बात है। ना जिंदगी जीने का लालच होना चाहिए और ना मरने का डर। बिना कुदरत की इजाजत के मौत भी आपको हाथ नहीं लगाएगी, इसलिए बेफिक्र होकर जिंदगी जियो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।